तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से सेकंड वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। तो फटाफट चलिए देखते हैं क्या कहानी थी रेडियो एक्टिविटी की, कैसे शुरुआत हुई, क्या होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट नॉट ओनली इन दिस वीडियो, इससे आगे जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए आएंगे सभी में रेडियो एक्टिविटी के बारे में ही बात होगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था ताकि आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। राइट, ओके। तो सबसे पहले देखिए रेडियो एक्टिविटी है क्या। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमिशन होते हैं रेडिएशंस के, जिसमें एमिशन होते हैं पार्टिकल्स के, जिसमें एमिशन होते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशंस के। तो ये हो कैसे रहा है, कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो बात करेंगे हम 1896 की। और उस टाइम पे हमारे हेनरी बैक्यूरेल जी आए थे, हेनरी बैक्यूरेल। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था एक यूरेनियम का सॉल्ट। क्या लिया था इन्होंने? यूरेनियम का सॉल्ट, नॉट एग्जैक्टली प्योर यूरेनियम बट यूरेनियम का सॉल्ट, ठीक है ना। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें यूरेनियम कंटेंट था। ओके, इस यूरेनियम सॉल्ट को इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट में रखा। ठीक है, क्या होता है फोटोग्राफिक प्लेट? तो फोटोग्राफिक प्लेट या तो ग्लास से बना हुआ हो सकता है या फिर मेटल से बना हुआ हो सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके पास यूज करते हैं इमेज को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट वो चीज होती है। ओके, अब इस फोटोग्राफिक प्लेट को इन्होंने क्या किया, रैप कर दिया था। रैप कर दिया था किसमें? रैप्ड इन ब्लैक पेपर। तो ये मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ जहाँ से आप लोगों को एक्चुअल में क्लियर होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, एवरीथिंग धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो रेडियो एक्टिविटी हो गया। उसके बाद 1896 की बात हो गई, हेनरी बैक्यूरेल जी आए, यूरेनियम सॉल्ट लिया, फोटोग्राफिक प्लेट पे रखा, रैप कर दिया ब्लैक पेपर पे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, है ना, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली इनको? ऑब्जर्वेशन में देखने को मिली कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो इफेक्ट हो गया, उसके ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिले। इसका मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाला गया कि जब हमने यूरेनियम सॉल्ट को फोटोग्राफिक प्लेट में रखा था तो उस टाइम पे फोटोग्राफिक प्लेट जो एग्जैक्ट बिल्कुल बढ़िया था, एक नंबर, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट कुछ दिनों के बाद जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें कुछ चेंजेस आए थे, लाइक गड्ढा सा हो गया था, है ना, उसमें कुछ कलर में चेंज आ गया था, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। तो वो जो चेंजेस आया था, वो जो इफेक्ट दिखा था, वो क्यों दिखा था? तो बाद में और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की गई और भी फिर से ऐसा किया गया, तो फिर से उन्होंने ठीक ऐसा ही पाया। तब उनको थोड़ा सा लगा कि भैया कुछ तो जादू है इसमें। अब क्या जादू है उसी के बारे में बात करने के लिए इन्होंने और भी ज़्यादा डिटेल स्टडीज शुरू कर दी। फिर बाद में पता चला कि इसमें से यूरेनियम सॉल्ट में से, ध्यान समझिएगा, यूरेनियम सॉल्ट में से कुछ रेज निकल रहे हैं, कुछ रेज निकल रहे हैं जो कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड रे हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड रेज हैं और कुछ आपके पास न्यूट्रल रेज हैं। कुछ रेज निकल रहे थे, ठीक है ना, जनरली इनको हम पार्टिकल्स कहते हैं और ये आपके पास रेज निकल रहे थे। अब इन रेज को इन्होंने जो नाम दिया, वो नाम था आपके पास, जो पॉजिटिव वाला था उसे इन्होंने अल्फा पार्टिकल का नाम दिया, अल्फा पार्टिकल्स के बाद इसके बारे में अभी हम बात करेंगे बेसिकली। दूसरे वाले को नाम दिया बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, और तीसरे वाले को नाम दिया गामा, गामा रेडिएशन। ये तीन चीज़ें थी जो उनको लगा कि हाँ भाई इसमें से रिलीज हो रहे हैं, यूरेनियम के सॉल्ट में से निकल रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ओके। बीटा के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, बीटा वाला, ठीक है ना, और गामा के लिए आप थोड़ा सा इस टाइप का एक सिंबल यूज करेंगे। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो, ठीक है ना, ओके।
अब इन तीनों के बारे में और भी थोड़ा सा स्टडी किया गया, और भी कुछ इंफॉर्मेशंस निकल कर आए। और वो इंफॉर्मेशंस क्या थे? अच्छा, सबसे पहले इनका जो नाम था, ये जो रेडिएशंस निकल रहे थे यूरेनियम सॉल्ट से, जो रेडिएशंस निकल रहे थे, इनको बैक्यूरल रेज का नाम दिया गया, बैक्यूरल रेज का नाम दिया गया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बैक्यूरल जी ने इनके बारे में सारी स्टडी करी थी स्टार्टिंग में, इसीलिए। ओके, उसके बाद कुछ फिजिकल कंडीशंस को चेंज किए गए, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फ्रीज कर दिया। आपके पास कंडीशन अजीब अजीब तरीके से चेंज किया गया। उसके बाद देखा गया कि उसका जो नेचर था, जैसा नेचर था, ध्यान रखिएगा, जैसा नेचर था वैसा ही आपके पास सेम रहा। नेचर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकाला गया कि भाई ऐसा है, अगर मैं ये कंडीशंस चेंज करता हूं और उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। आइए, अब नेचर सेम होने से न्यूक्लियर फिनोमेना कैसे उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया? अब क्या होता है न्यूक्लियर फिनोमेना, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम आपको समझा देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, नेचर सेम होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज पहले शो कर रहे थे वही प्रॉपर्टीज अब भी शो करेंगे, कुछ फर्क नहीं आया। ठीक है ना? जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। अब बात आती है कि सर किस में चेंज हो। देखिए, अगर आपके पास एक एटम है और उसके चारों साइड में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अगर मैं यहीं पर टेम्परेचर वगैरह चेंज कर देता हूँ तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और जो भी एटॉमिक होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है ना? मान लेते हैं सोडियम का एग्जांपल ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज आता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो भैया प्रॉपर्टीज जो है आपके पास वो तो चेंज हो गई, नेचर जो है आपके पास सेम हो गया ना। पहले वो न्यूट्रल था और अब क्या हो गया आपके पास? आयंस में कन्वर्ट हो गया, कैटायंस बन गया, ये प्लस वाला बन गया। तो अगर ये कैटायंस में बन गया तो पहले वाला जो न्यूट्रल था उसके मुकाबले अब इसकी प्रॉपर्टी जो नेचर है, नेचर तो सेम नहीं रहेगा, नेचर तो चेंज हो गया। पहले ये किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन को, माइनस चार्ज को बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करेगा। आई ना बात समझ में? तो होता क्या है, जब नेचर सेम होता है तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले की बात नहीं कर रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। और जब हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में मेरे पास क्या है, आपके पास प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो अंदर की मतलब अब कुछ ऐसा रेडिएशंस निकल रहे हैं जो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिनोमेना। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात बताई है कि रेडिएशंस निकल रहे थे यूरेनियम के सॉल्ट में से, और इन रेडिएशंस के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने डिस्कस नहीं कराया आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। अब हम आगे चल के इतना ही कुछ डिस्कवरी कर पाए थे, इतना ही कुछ बता पाए थे, कौन? हमारे बैक्यूरल, हेनरी बैक्यूरल। उसके बाद हमारे पास आ गए 1896 के बाद 1903 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, याद ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, याद आया? ठीक है। तो रदरफोर्ड जी का कहना था, इन्होंने और भी ज़्यादा, जब इतनी सारी चीज़ें पता चल गई है ना, तो और भी सारी चीज़ें पता लगाने लग गए। तो और भी जब चीज़ें पता लगाने लग गए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने पता लगाया। जो आपके पास रेडिएशंस थे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और जो कैसा नेचर था, जैसा था वैसा ही था वो, दैट्स फाइन, बट कैसा नेचर था, उसमें जो 3 तरह के पार्टिकल्स थे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, उनके बारे में इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। तो इन्होंने पाया कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंपोर्ट करेंगे इमेज को डाउनलोड से और यहाँ से, जैसे कि ये हो गया मेरे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से इधर जा रही, पॉजिटिव नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है। अब ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस वाले डायरेक्शन में होता है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होती है।
ये एक लेड का बॉक्स है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जो यूरेनियम था वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते थे और इसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे थे वो क्या थे, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम रेडियो एक्टिविटी रखा गया है, क्योंकि अब हमें इन्हीं के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस जो है वो करना है। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास लेड का बॉक्स जिसके अंदर यूरेनियम का सॉल्ट रखा हुआ था और उसके बाद यहाँ से आपके पास बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो की गई। और क्या ऑब्जर्वेशन थी, सबसे पहला तो आपके पास यही पे था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया तो इसमें से 3 तरह के जो पार्टिकल्स थे, अल्फा, बीटा और गामा, तो उनकी तो अपने को प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं भाई। तो प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू कर दिया हमने। तो जब प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया तो तुरंत देखा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो बीटा पार्टिकल्स थे, नेगेटिव वाले जिनको बीटा का नाम दिया था, वो इधर झुक गए पॉजिटिव की तरफ, और जो अल्फा थे वो आपके पास नेगेटिव की तरफ झुक गए भाई इधर। तो इससे नेचर से क्या पता चल गया, और जो गामा रेडिएशंस थे वो बिल्कुल सीधा चले गए, अनडेविएटेड। तो इससे ये पता चला कि जो बीटा पार्टिकल है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव नेचर का है, और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो पॉजिटिव नेचर का है। और साथ ही जो गामा रेडिएशन है वो सिंपली चला जा रहा है अपवर्ड, तो आपके पास कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं है, वो न्यूट्रल नेचर का है। आई बात समझ में। इन तीनों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा और बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन इनको देखने को मिली। आइए मैग्नेटिक फील्ड वाला भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से, सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द स्क्रीन। जब भी कभी भी क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाए ना तो समझ लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इनटू द स्क्रीन, अंदर ऐसे करके, ऐसे है, और ये रेडिएशन ऊपर जा रहे हैं परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है ना, नॉर्मल। तो यहाँ से बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन की गई, बीटा वही हुआ, अल्फा यही हुआ, और ऑब्जर्वेशन देखिएगा बीटा थोड़ा पहले ही झुक गया, और गामा सॉरी अल्फा जो है वो थोड़ा ऊपर जाके घुमा। मतलब ज्यादा डेविएशन देखने में किसको मिला, ज्यादा डेविएशन देखने को मिला है बीटा पार्टिकल का, जल्दी डेविएट हो गया, और ज्यादा डेविएशन, इसमें कम डेविएशन मिला, और ये बिल्कुल बिना डेविएशन के ऊपर चला गया। तो इन तीनों के बारे में अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लें। तो आइए, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल जो है वो कंसिस्ट करते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये कुछ और नहीं है, हीलियम का पार्टिकल है, ऐसे करके हीलियम है आपके पास, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तभी तो इसका जो मास नंबर होता है वो मास नंबर कितना होता है, 4 होते हैं, ठीक है ना। कितना होता है आपके पास, 4 होते हैं, ठीक है, ओके। वहीं पे आपके पास से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं पहले वाले सेल में, जिसको ये डोनेट कर देता है, एनर्जी देकर निकाली जाती है जब ये हीलियम +2 में कन्वर्ट होता है। और ये जो आपके पास हीलियम +2 है, इसी चीज को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत कैसे पता चला मैं अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होता है तो हीलियम +2 होता है वो, ठीक है। वैसे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रखा है, वो है ही नोबल गैस, लेकिन ये +2 शो करता है, ठीक है, ओके। +2 शो करता नहीं, हमने करवाया है एक्चुअल में, तब जाकर हम इसको अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। अब इसके मास और चार्ज की बात करेंगे। अगर हम मास की बात करते हैं, तो मास तो जनरली न्यूक्लियस का ही होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास निकालेंगे तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसका मास नियरली इक्वल होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं 4 × 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाई कर लें, मॉज ले लें, ठीक है ना। चार्ज क्या है आपके पास, एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है, तो 2 प्रोटॉन आप देख लीजिए, +2 मतलब 2 प्लस का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कम बन जाएगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कराए तो +2 का चार्ज आया, तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, या फिर प्रोटॉन के ऊपर भी एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, इट हैज हाई आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है ये अगर किसी गैस के थ्रू पास होता है, गैस के थ्रू अगर ये पास होता है तो उसको आयोनाइज कर देता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर रहता है इसके पास। और अभी तो तीनों के बीच में आप डिफरेंस समझ लेंगे। अल्फा, तीनों को एक एक साथ करके देख लीजिएगा कि इसके साथ जो बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजिंग पावर रहता है, बीटा के पास इससे कंपेरेटिवली लो, और गामा के पास और भी ज़्यादा कम, ठीक है ना। आयोनाइजिंग पावर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज भी लिखी है आपके पास। आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल एंड 10,000 टाइम्स दैट ऑफ गामा रेडिएशन। मतलब बीटा से 100 गुना ज़्यादा और
गामा रेडिएशन से 10,000 टाइम्स मोर आपके पास ये आयोनाइजिंग पावर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स पेनेट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल, और इसके पेनेट्रेटिंग पावर उल्टा है, अल्फा की सबसे कम है, बीटा की इससे ज़्यादा है और गामा की उससे भी ज़्यादा है, और वैल्यूज़ यही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी वैल्यूज़ यही है 10,000 100, तो सबसे कम कितना है किसका हो गया आपके पास, गामा, ये गामा का कह रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल जो होंगे उसके जो आपके पास पेनेट्रेटिंग पावर होगा वो सबसे कम होगा, थोड़े से दूर जाते ही, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, 3 से 8 सेंटीमीटर एयर में वो ट्रेवल कर पाता है, ओनली 3 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 3 to 8 सेंटीमीटर के आसपास ट्रेवल कर पाता है एयर में। ठीक है, और पेनेट्रेटिंग पावर देखो बता दिया ना, सेम रफली है 10 to the raise power -2। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उससे कम है इसलिए 10 की पावर -2 कर दिया, 100 1/100 वो है ना। यहाँ पे 100 टाइम्स था बीटा पार्टिकल के, क्योंकि वो इंक्रीमेंट था, ज़्यादा था आयोनाइजिंग पावर, लेकिन पेनेट्रेटिंग पावर इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो 1/100, और ये 1/10,000, उसी चीज़ का उल्टा, वैल्यूज वही है, बस रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ बीटा पार्टिकल, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हैवियर। क्या रीजन है, कैसे है, आइए इस वाले ग्राफ को देखकर समझते हैं। इस वाले में आप देख पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो आपके पास बीटा वाला है वो पहले ही डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं यहीं पे डिफ्लेक्ट हो गया, राइट, झुक गया इधर। लेकिन ये अल्फा के देखिए कहाँ तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। इसका डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हुआ, इस वाले पार्टिकल का, बीटा वाले पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ किसके मुकाबले, अल्फा के मुकाबले, क्योंकि गामा तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, दैट इज गोइंग अनडिफ्लेक्टेड, राइट। ओके, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा क्यों पता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, अल्फा का जो मास है वो आपके पास ज़्यादा है। बात है सर, अल्फा का मास ज़्यादा होने से क्या है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे बीटा का मास आपके पास कम है, तो बात आती मास के कम होने ज़्यादा से, ज़्यादा वाला मास तो पहले गिर जाना चाहिए। देखिए मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या बात होती है, यहाँ से जितने भी आपके पास निकलते हैं वो उनके पास जितने भी मोमेंटम होते हैं, मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इंटू में वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी से सेम टाइम पे निकल रहे हैं सारे के सारे, तो वेलोसिटी फिक्स हो गया। अब जिसके पास मोमेंटम मास ज़्यादा होगा उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करना, ये एक लॉजिकल बात हुई आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़्यादा दूर तक जा रहा है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा दूर तक जा पा रहा है, उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों, ये सीधा जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इसकी मोमेंटम ज़्यादा थी, जिसके मोमेंटम कम थे क्योंकि इसका मास कम था, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल इज लाइटर, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल इज हैवियर, ठीक है, इतनी बात, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, सिंपल रीजन था आपके पास, नेक्स्ट आपके पास अल्फा पार्टिकल इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो आप लोगों ने ये चीज़ तो बैक्यूरल रेज के जो आपके पास एक्सपेरिमेंट, तो उसी टाइम पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि फोटोग्राफिक प्लेट में रखा था आपके पास, है ना, फिर ब्लैक पेपर में लपेट के रखा था भाई, तो उसको इफेक्ट कर दिया था, तो सेम वही से यहाँ से लाइनें जो है उठाकर चिपका दी गई है। नेक्स्ट आपके पास अल्फा पार्टिकल्स कॉज फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ए फ्लोरेसेंट मटेरियल। देखिए आपके पास अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल हो या गामा रेडिएशन है, ये तीनों के तीनों को अगर आप फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करवाते हैं तो वहां से जनरली वो क्या करते हैं, आपके पास ग्लो करते हैं, आई ना बात समझ में, तो फ्लोरेसेंस दिखाते हैं, लाइटें जलती हैं वहां पे, ये तीनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्लोरेसेंट मटेरियल का एग्जांपल आप जिंक सल्फाइड ले सकते हैं, ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी। लार्ज काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि इसके पास मास ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 12mv²। वेलोसिटी सेम है, तो मास क्या होगा आपके पास ज्यादा, जब मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, उसके बाद मोमेंटम तो है ही है उसके पास ज्यादा, आपको बता ही दिया अभी मैंने आप लोगों को। कहते हैं इसलिए इनका यूज किया जाता है बॉम्बार्ड करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम को, टू प्रोड्यूस अनदर वन, ठीक है ना। एक एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस पे हम धक्का मारेंगे किससे, अल्फा पार्टिकल से, तो वो टूट जाएंगे और दो अलग अलग एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, तो उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल्स एंड ऑल्सो कॉज बायोलॉजिकल डैमेज, क्योंकि इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हालांकि उतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि डैमेज करता है, बट कुछ हद तक जो है आपके पास डैमेज करता है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी लो होती है, जैसे कि आपको बता दिया है ना, इसीलिए कुछ न कुछ हद तक सेल्स को क्या करता है, ये डैमेज करता है। नेक्स्ट आपके पास अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड व्हाइल
पासिंग विथ थिन माइका और गोल्ड फॉइल। आप लोगों ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया होता है उनमें से पता आप लोगों को चल गया होगा कि जो थोड़े से क्या कहते हैं माइका हो गया गोल्ड हो गया उनके पास जाते हैं तो स्कैटर्ड करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं स्कैटर्ड, कुछ पास हो जाते हैं और कुछ क्या कहते हैं आपके पास स्कैटर्ड करते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को ऑलरेडी ही मालूम है, राइट। चलिए, लेकिन ध्यान रहे वो थीन होनी चाहिए, थीन। अच्छा, गोल्ड क्यों ही चूज किया था आप लोगों को पता ही होगा वैसे भी, है ना, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मेलेबिलिटी शो करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। सारी चीजें वही है, कुछ ज्यादा अलग अलग चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगे उतने ज्यादा, कुछ खास एक आधी चीजें आपके पास डिफरेंस देखने को मिलेंगे। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इस वाली लाइन पे डाउट आ जाता है, सर न्यूक्लियस में तो हमने कभी इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं, बताइए हाँ या नहीं। न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सर वहां से एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्यों कह रहा है और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ये वाला पॉइंट मैं कहता हूं आप लोगों की स्किप कर दीजिए अभी के लिए। अगली वीडियो जब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, जब आपको ये वाली लाइन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जब मैं आपको अल्फा बीटा और डीके मिशन जो करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल आप दूसरे की बात कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसमें कहता है मास कितना आपके पास, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम ही है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, राइट। नेक्स्ट आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, और चार्ज भी आपको यही चीज़ बता रखा है, तो ये दोनों चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है। कई बार आपसे चार्ज बाय मास रेशियो पूछ लेते हैं, तो चार्ज को मास से डिवाइड कर दीजिए 1.77 इंटू 10⁻, जो भी आएगा आपके पास वो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑल दो बोथ पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स एंड कैथोड रेज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बट दे डिफर इन देयर ओरिजिन। तो एक चीज आपको मालूम ही है कि कैथोड रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप लोगों ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे, जे थॉमसन 1897, याद कीजिए, याद आया है ना। तो उसमें से क्या होता था, कैथोड रेज निकलते थे जो कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते थे जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था, राइट। तो वो उनका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है जहां से निकल रहे हैं, वो आउटर मोस्ट सेल से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं आपके पास। लेकिन अगर आप बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से नहीं निकल रहे, कहां से निकल रहे, न्यूक्लियस से निकल रहे, न्यूक्लियस से निकल रहे, तो वो न्यूक्लियर फिनोमेना हो गया। आई ना बात समझ में। इसीलिए उनके ओरिजिन में डिफरेंस, ओरिजिन मतलब जहां से वो निकल रहे हैं वो अलग है, बाकी आपके पास सेम, दोनों ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, द आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1/100th टाइम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड 100 टाइम्स द गामा रेडिएशन। वही सेम जो आयोनाइजिंग पावर जो है अल्फा के सबसे ज्यादा है, फिर बीटा के, फिर गामा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास द पेनिट्रेटिंग। अब पेनिट्रेटिंग पावर देखो, आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर ये दोनों ही उल्टे चल रहे होते हैं एक दूसरे के। अल्फा के आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, बीटा का कम है, गामा का कम है और भी कम, ठीक है ना। वहीं पे ये अगर पेनिट्रेटिंग पावर की बात करेंगे तो अल्फा का कम है, बीटा का उससे ज्यादा है और गामा का उससे भी ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो वही चीज यहाँ पे वही चीज बताया गया और कुछ नहीं कि पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो किसका ज्यादा है, बीटा का ज्यादा है, किसके मुकाबले, अल्फा के मुकाबले, ठीक है। चलिए ये पेनिट्रेटिंग पावर होगी, कैन पास थ्रू द थिन कार्ड शीट्स, ये थिन कार्ड शीट से पास हो सकते हैं। साथ में ही वो कहाँ तक जा रहा था, 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर, हवा में वो 3 से 8 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर रहा था। ये 5 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है, 5 मीटर तक, 5 मीटर तक, ठीक है ना, 5 मीटर तक। नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर बिकॉज, अगेन यहाँ पे वही वाली बात कही गई है कि अल्फा के मुकाबले बीटा जो ज्यादा डिफ्लेक्ट करती है, सेम रीजन, सेम लाइन, एवरीथिंग सेम। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स इफेक्ट, ये भी आपके पास बिल्कुल सेम लाइन हो गई, ठीक है ना। और ये वाला 8वां लाइन भी आपके पास, छठा 7वां 8वां जो अल्फा में था वही बीटा में, कोई चेंज नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें तो मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे होंगे आप लोगों के लिए, राइट। नेक्स्ट, बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन they are stopped by metal of high atomic number like and high boiling point melting point basically like tungsten। टंगस्टन एक बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, एटॉमिक नंबर भी आपके पास हाई रहती है, शायद 74 रहता है टंगस्टन का। तो एटॉमिक नंबर हाई वाले, मेल्टिंग पॉइंट हाई वाले हो गए आपके पास। अगर ऐसा कोई मेटल होता है और अगर उससे आप बीटा पार्टिकल को रोकते हैं तो वहां से एक्सरेज रिलीज होते हैं, एक्सरेज, ठीक है ना। ये कहने की कोशिश कर रही है ये वाली लाइन। नेक्स्ट है
बीटा पार्टिकल्स कॉज मोर बायोलॉजिकल डैमेज। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा का कम था तो बायोलॉजिकल डैमेज कम दे रहा था, लेकिन अब बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर उसके मुकाबले ज्यादा है तो ये ज्यादा डैमेज देगा, और गामा तो आई है तगड़ा सा डैमेज देगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो देन अल्फा पार्टिकल देयरफॉर दे कैन इजीली पास थ्रू द स्किन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ये इजीली पास हो सकते हैं पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने की वजह से और कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा हो तो 7428525669 व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इसमें आप अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस इंटरवल में आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसे मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। आइए वापस आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है। तो जैसे अल्फा का हमने देखा वैसे हम बीटा का देख लिए है ना, और उसी तरह से अब हम क्या देखने वाले हैं, गामा रेडिएशन का देखने वाले। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एक्सरेज लाइक एक्सरेज एंड लाइट, जिस तरह से एक्सरेज और जिस तरह से लाइट रेज में ये दोनों क्या है, अल्ट्रा ये विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं जिसकी वजह से एक्सरेज हो गया, इंफ्रारेड हो गया आपके पास, गामा रेज हो गए, ये सारे क्या है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है, एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं। कहते हैं बट दे डिफर इन वेवलेंथ, तो लेकिन उनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो आप इसकी वेवलेंथ देख ले भाई, 10⁻⁻4 नैनोमीटर है, किसकी, गामा रेडिएशन की। एक्सरेज की 10⁻⁻2 से लेकर इतने तक है, और विजिबल की तो धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, मतलब वेवलेंथ किसकी कम है, गामा रेज की, ठीक है ना, वेवलेंथ गामा रेज की कम है। वैसे प्रॉपर्टीज सेम सेम देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो अलग है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रेडिएशन सेम रहती है आपके पास गामा रेज की स्पीड ऑफ लाइट, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर जाता है 1 सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट, आयोनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज वेरी लो। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले बता दिया कि जो आयोनाइजिंग पावर है सबसे पहले ज्यादा किसकी है, अल्फा पार्टिकल के, फिर बीटा के, फिर गामा के। और वहीं पेनिट्रेटिंग का एग्जांपल अब इसी का उल्टा कहते हैं, गामा के सबसे ज्यादा, बीटा के उससे कम, और इसके और भी कम, ठीक है। नेक्स्ट, 8 10 to the raised power -4 टाइम्स, वही चीज बस रिलेशन बता रखा है, वही वाला रिलेशन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, एक याद रखिए, खत्म बात। नेक्स्ट आपके पास द पेनिट्रेटिंग पावर हुई, वही चीज आप लोगों को बताई दिया मैंने आप लोगों को कि उल्टा है, पेनिट्रेटिंग पावर में आपके पास गामा रेज के सबसे ज्यादा होंगे, फिर बीटा, फिर अल्फा। और ध्यान रखना पेनिट्रेटिंग करने के मामले में, क्योंकि गामा रेज ज्यादा है, गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो ये पेनिट्रेट कर देता है लगभग 0.5 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक इन एयर। और अगर आप उसकी बात करेंगे आयरन की शीट पे तो लगभग 30 सेंटीमीटर तक अंदर चला जाता है, लोग कितना तगड़ा सा पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है ना। और ये जो डिफ्लेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से, वो तो डिफ्लेक्ट होते थे, याद कीजिए, जो अल्फा पार्टिकल थे वो नेगेटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में भी, और ये आपके पास बीटा वाले पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा था कि बट ये क्या डिफ्लेक्ट होगा, गामा रेडिएशन, नो, दे विल नॉट डिफ्लेक्ट व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, गामा रेडिएशन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये चीज हमने आपको पहले बता दी, तीनों चीज चाहे अल्फा और बीटा हो या गामा, तीनों इफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। और फ्लोरेसेंट मटेरियल का भी ये वाला 6ठा 7वां और शायद 8वां है, क्या 8वां थोड़ा सा अलग है बट ठीक है, 6ठा और 7वां आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम वही वाले जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है ना, गामा रेडिएशन को फ्लोरेसेंस वही सेम चीज। नेक्स्ट आपके पास एक्सरेज एंड गामा रेडिएशंस आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए एक्सरे और गामा रे की जो प्रॉपर्टी हो क्या आपके पास सिमिलर है, लेकिन उनके जो ओरिजिन होते हैं वो आपके पास डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे, देखिए जो आपके पास गामा रेडिएशन है वो कहाँ से आ रहा है आपके पास, कहाँ से आ रहा है आपके पास, इसमें से क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर, आप कह सकते हैं कि फ्यूजन से निकल रहे हैं आपके पास गामा रेडिएशन, वहाँ से हो रहा है न्यूक्लियर फिनोमेना।
बट एक्सरेज कहाँ से निकल रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहे इनर सेल्स में, अंदर में एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, तब जाकर आपके पास एक्सरेज रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पे लिखा नहीं है। दे कैन कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज, मतलब जितना अल्फा और जितना बीटा बायोलॉजिकल डैमेज दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा डैमेज आपके पास ये दे देगा। और दैट्स द रीज़न कि ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको मारना होता है और वो खतरनाक होते हैं, और वो होते हैं आपके पास कैंसर के सेल्स। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम गामा रेडिएशन का यूज़ कर लेते हैं ताकि तगड़ा सा बायोलॉजिकल डैमेज देके उन सेल्स को मार दें जिन सेल्स में कैंसर है। बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, और अगर है दिक्कत तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर सारी चीज़ें बता ही दिया, उसमें आप सेंड कर दीजिए, आपको प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।